Hello everyone, welcome to Legal Code. I am Advocate Neeraj and today we are going to discuss the previous year question paper of All India Bar Examination 2021. ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले मैंने 6 जो सेट्स हैं प्रैक्टिस सेट्स उसको प्लेलिस्ट बना करके मैंने चैनल में अपलोड कर दिया है। आप लोग से रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप लोग जाएं और देखें, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस जो बार एग्जामिनेशन में आते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही होते हैं 60 to 70%। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल इसमें यह है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ इशूड द डायरेक्शन टू मेक द सीबीआई इंडिपेंडेंट एजेंसी सो दैट इट कैन फंक्शन मोर इफेक्टिवली एंड इन्वेस्टिगेट क्राइम्स एंड करप्शन एट हाई प्लेसेस इन पब्लिक लाइफ इन द केस ऑफ, यानी कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश दिए थे ताकि सीबीआई को एक स्वतंत्र एजेंसी के तौर पर बनाया जा सके, ताकि वो अपने काम को सुचारू रूप से कर सके और जितने भी अपराध से संबंधित इन्वेस्टिगेशन है या करप्शन से संबंधित जो मामले हैं उनको स्वतंत्र तौर पर उनकी इन्वेस्टिगेशन कर सके। जो इसका जो आंसर है 21 का, एंड डेट इज डी, विंसेंट नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। अब दूसरे केस की बात करते हैं, डेट इज बेंगलोर मेडिकल ट्रस्ट वर्सेस BS मुडप्पा। ये 1991 का केस है। इस केस में जो बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक ओपन स्पेस कंस्ट्रक्शन जो कि अलॉट किया गया था, जो कि स्पेशली मेडिकल यानी कि हॉस्पिटल बनाने के लिए दिया गया था, और इसको बेसिकली पब्लिक पार्क और प्लेग्राउंड बनाने के लिए ये प्लेग्राउंड दिया गया था, लेकिन बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसको गलत तरीके से हॉस्पिटल बनाने के लिए अलॉट कर दिया गया था। बाद में इस मामले को कोर्ट में चैलेंज किया गया और फिर बाद में कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसा प्रावधान, कोई भी ऐसा एक्ट या अधिनियम जो कि किसी निजी व्यक्तियों के उनकी स्वतंत्रता, उनकी डिग्निटी और उनकी लाइफ, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को अगर अफेक्ट करती है, तो ये मतलब आपके कहीं ना कहीं आर्टिकल नंबर 13 का वायलेशन माना जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 13 में ये लिखा गया है भारतीय संविधान में कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो कि व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हो, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस बी। अब हम बात करते हैं विंसेंट पारेकुलरंगा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेसिकली कल मैंने आपको बता दिया था ये केस, और फिर से केस रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जाएं और ज़रूर इसको रिवाइज करें। ये केस बेसिकली PIL से संबंधित है, जिसमें ये कहा गया था कि जो विदेश जो इस प्रकार के दवाइयों को, इस प्रकार के ड्रग्स को बैन किया जाए, इस प्रकार के दवाइयों को बैन किया जाए जो कि इंपोर्ट होते हैं, सेल होते हैं या मैन्युफैक्चर किया जाते हैं या डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जो कि विदेशी देशों के द्वारा यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ के द्वारा इसमें बैन लगाया गया है। और इसमें यह भी कहा गया था कि जितने भी हमारे जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत इन दवाइयों पर बैन लगाया जाए और इनके लिए एक हाई अथॉरिटी बनाई जाए ताकि जो इनकी निगरानी कर सके, और ऐसे सभी व्यक्तियों के जिन्होंने इस प्रकार के ड्रग्स को जो लाइसेंस दे रखा उनके सभी लाइसेंस को रद्द किया जाए, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा नहीं है? 22 का जो आंसर है डेट इज फर्स्ट, a confession made by one co-accused implicating other co-accused would be proved। ये बेसिकली सेक्शन नंबर 30 में है। इसमें सिंपल ये है कि अगर एक व्यक्ति के द्वारा जो कि जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, अगर वो कोई भी कन्फेशन देता है और ये कन्फेशन किसी से अभियुक्ति को मतलब अगर से अभियुक्ति द्वारा साबित कर दिया जाता है, तो क्या इसका इस्तेमाल मतलब उसके खिलाफ किया जा सकता है? सेक्शन नंबर 30 में बताया गया। तो इसमें सिंपल ये बताया गया कि इसको साबित नहीं किया जा सका। इसको साबित करने के लिए आपको एक कॉरबोरेटिव एविडेंस की जरूरत पड़ती है, जिसको कश्मीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में कहा गया था। दूसरा इसमें लिखा गया है कि ए कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर कैन नॉट बी प्रूव्ड, जो बिल्कुल सही बात है। हमको असली में इस क्वेश्चन में बताना था कि कौन सा गलत है, तो पहला वाला गलत है, बाकी बी का सही है कि एक कन्फेशन मेड बाय द पुलिस ऑफिसर कैन नॉट बी प्रूव्ड, जो कि सेक्शन नंबर 25 में बताया गया है, इंडियन एविडेंस एक्ट, बिल्कुल सही है। सेक्शन नंबर 26 में बताया गया कि अ कन्फेशन मेड बाय द पर्सन इन द पुलिस कस्टडी और मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया जाता है, तो डेट विल बी एप्लीकेबल, बिल्कुल सही बात है। इफ द कन्फेशन ऑफ अ पुलिस लीड्स टू रिकवरी ऑफ द थिंग इज टू बी प्रूव्ड, बिल्कुल सही बात है, ये सेक्शन नंबर 27 में दिया गया है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द कश्मीर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इज लीडिंग केस, मैंने आपको बता दिया था कन्फेशन ऑफ द को एक्यूज्ड। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। इसका आंसर है आपका सी, कन्फेशन ऑफ द को एक्यूज्ड।
इस केस का जो नाम था कश्मीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस में ये कहा गया था कि कन्फेशन ऑफ एन एक्यूज्ड इज नॉट अ सब्सटेंबल एविडेंस। ये क्यों सब्सटेंस पीस ऑफ एविडेंस नहीं माना जा सकता, इसीलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि कोई भी से अपराधी जिसके ऊपर किसी अपराध को करने के लिए अभियुक्त किया जाता है तो वो अपने आप को अपराध से मुक्त होने के लिए दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम भी लगा सकता है। इसीलिए उसके द्वारा दिए गए एविडेंस को एक परिस्थितिजन्य साक्ष्य जिसको हम कहते हैं कोरोबोरेटिव एविडेंस द्वारा ही साबित किया जा सकता है, न कि किसी अन्य तरीके से। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग fact is not relevant in the civil and criminal cases under section number 8 of the Indian Evidence Act। तो 24 का जो आंसर है इसमें तीन चीज़ें होती है। एक मोटिव होता है, हाँ या दैट इज फर्स्ट इज मोटिव, फिर दूसरा इसमें होता है हमारे पास प्रिपरेशन, और तीसरा होता है इसमें प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट। अब इस केस में बेसिकली होता है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए कि ए नामक व्यक्ति ने किसी सी नामक व्यक्ति का मर्डर किया है और बी ये जानता है कि सी नामक व्यक्ति ने उस व्यक्ति का मर्डर किया है, और बी ने ये जानकारी को पब्लिक करने के लिए उस व्यक्ति को धमकी दी है कि अगर वो उसको 10,000 रुपये नहीं देता तो उसके खिलाफ यानी कि सी के खिलाफ वो पब्लिकली बता देगा कि उसने उसका अपराध किया, तो बी उसका अपराध कर देता है। तो अब इसमें अगर कोई विचारण शुरू होता है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है, तो इसका विचारण में ये सभी फैक्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जब कोई भी इंसान को अपराध करता है उसके खिलाफ कोई मोटिव होता है, वो प्रिपेयर करता है, पहले मोटिव लेता है, मोटिव यानी कि उसको अपराध करना है, मोटिव करने के बाद प्रिपेयर करता है, जैसे कि कोई भी हथियार खरीदना उस अपराध को घटित करने के लिए, या फिर उसके द्वारा पिछले या सब्सिक्वेंट जो उनके आचरण यानी कंडक्ट होते हैं वो भी इसमें गिना जाता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 25 में जो इसका जो इसका जो ऑप्शन है दैट इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बाटना। बाटना का जो दैट इज जो इसका जो फुल फॉर्म है इसका है बेस्ट अल्टरनेटिव टू द नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। दैट इज बी। मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने आपको इसलिए पिछले थर्ड या फोर्थ प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको ये कहा है कि आप लोग जरूर और ज़रूर जो फुल फॉर्म्स होते हैं, जो एब्रीवेशन होते हैं, जो कि स्पेशली आपके जो ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, या फिर आपके जो जितने भी आपके आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट्स होते हैं उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं ना उसको जरूर आप पढ़ के जाइए, उनके फुल फॉर्म पढ़ के जाइए। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 9 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड द कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 डील्स विथ 26 का जो आंसर है एंड दैट इज ए। एंड दैट इज इंट्री मेजर्स बाय द कोर्ट। सेक्शन नंबर 9 जो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 जो है वो आपके इंट्री मेजर्स के बारे में बताता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सर जेम्स विल्सन इन द ईयर। तो इसका जो आंसर है 27 का एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सी। 1860 में सर जेम्स विल्सन के द्वारा इसको बनाया गया था। नेक्स्ट, in which case Justice Justice of Supreme Court observed, since by the exercise of the power to serious invasion is made upon the right, privacy and freedom of the taxpayer, the power must be exercised strictly in accordance with the law and only with the purpose of such law authorized to be exercised। 28 का जो that is आंसर है that is B, IIT वर्सेस सेठ ब्रदर्स। तो इस केस में जस्टिस जेसी शाह ने ये कहा था कि जो सरकार के द्वारा यानी कि जो भी इनकम टैक्स ऑफिसर्स या अथॉरिटीज़ जो हैं उनके द्वारा अपने शक्ति का दुरुपयोग किसी व्यक्ति के अधिकार, उनके प्राइवेसी यानी कि जो टैक्स पेयर के जो अधिकार, उनके प्राइवेसी या उनके फ्रीडम्स को वॉलेट करके नहीं किया जाना चाहिए, और कि अपनी शक्ति का जो जितना भी उपयोग किया जाता है वो स्ट्रिक्टली कानून के अनुसार ही किया जाना चाहिए और ऑथराइज तरीके से किया जाना चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो 29 का जो आंसर है एंड दैट इज बी, दूसरा और चौथा, जिसमें बताया गया माइनर कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी रेटिफाइड ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, यानी कि अगर कोई माइनर होता है यानी कि जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम होती है, 18 वर्ष की उम्र को पार करने के बाद उसके द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट को अनुसमर्थन किया जा सकता है। चौथा में ऑप्शन में बताया गया कि माइनर इज नॉट लायबल अंडर माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट। ये किस केस में कहा गया था? इसका नाम था मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस और कई बार पेपर में जिसमें कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट बाय द माइनर इज वॉइड, इसी केस में कहा गया था। नेक्स्ट, which one of the following sections
of the CRPC deal with the irregularities which are violated proceedings. तो 30 का जो देखें तो इसका 30 का जो आंसर है एंड दैट इज बी 461। 460 में बताया गया कि यानी कि अगर इरेगुलरिटीज विच डू नॉट वायलेट प्रोसीडिंग्स, यानी कि वो इरेगुलरिटीज़ जो कि किसी प्रक्रिया को दूषित नहीं करती हैं, जैसे कि अगर कोई सर्च वारंट को जारी कर दिया या फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर देती है, पुलिस के द्वारा पुलिस अगर 155 के तहत पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर देती है या किसी अपराध का संज्ञान लेती है, जैसे कि मजिस्ट्रेट के द्वारा सेक्शन नंबर 190 के तहत एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 461 की हम बात करते हैं, इसमें इसका जो आंसर है एंड दैट इज़ 461, जिसमें बताया गया कि इरेगुलरिटीज़ जो कि अगर प्रोसीडिंग्स में जो कि वायलेटेड हो जाता है, यानी कि अगर किसी प्रकार की अगर इरेगुलरिटीज़ की जाती है तो इससे जो प्रक्रिया जो होती है वो दूषित होती है, इसके बारे में बताया। जैसे कि किसी की प्रॉपर्टी को अटैच कर देना या उसको बेच देना, या फिर किसी व्यक्ति से शांति बनाने के लिए यानी कि पीस बनाने के लिए उससे कुछ सुरक्षित चीज़ यानी कि सिक्योरिटी की मांग करना, या फिर उनकी बेल बॉन्ड को कैंसिल कर देना, या फिर मेंटेनेंस की मांग करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब हम 462 की बात करते हैं तो इसमें बताया गया है कि अगर किसी गलत जगह पे प्रोसीडिंग कर ली जाती है तो इससे न्याय में क्या फ़र्क पड़ता है, तो इसका आंसर होता है नहीं पड़ता। देखिए ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी गलत जगह पे अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर प्रोसीडिंग शुरू की जाती है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लेकिन ये तभी फ़र्क पड़ेगा जब उससे उसमें उसके नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल की वॉयलेट किया गया हो। वरना अगर उसके न्याय में किसी अगर जज के द्वारा वो सभी प्रक्रिया अपनाई जाती हैं जो कि किसी अन्य जज के द्वारा भी अपनाई जाती जो इस मामले को लेता है, तो इनके जो जजमेंट में किसी प्रकार कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम बात करते हैं 468 में, तो इसमें बताया गया है यानी कि अगर समय सीमा अगर कोई भी टाइम ऑफ लिमिटेशन पीरियड जो होता है उसके बाद किसी अपराध को लेने से रोक दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि लिमिटेशन जैसे कि अगर जैसे कि 6 महीने का है या फ़ाइन से संबंधित कोई मामला है जिसमें फ़ाइन को दिया जाता है तो उसमें 6 मंथ के बाद अपराध को स्वीकार नहीं किया जाएगा, या फिर अगर जिस मामले में 1 साल तक का जेल है तो उसमें भी 1 साल के बाद अपराध को स्वीकार नहीं किया जाएगा, या फिर 3 साल तक के अपराध में या फिर 3 साल तक के अपराध में या जिसमें 3 साल की लिमिटेशन उसमें भी अपराध को स्वीकार 3 साल के बाद नहीं किया जाएगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द डिक्री, तो 31 की हम जब बात करते हैं एंड दैट इज सी, an adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order, and that is very very important. Next, which of the following is not a duty of an advocate to the court, इसका जो 32 का डेट है आंसर ए, नॉट टू कमिट ब्रीच ऑफ सेक्शन 126 ऑफ द एविडेंस एक्ट, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 के तहत यानी कि उसको ब्रीच नहीं करना चाहिए। ब्रीच क्या नहीं करना चाहिए कि सेक्शन में 126 के तहत जो भी यानी कि 126 के तहत यानी कि उनके उसके क्लाइंट के द्वारा वकील को दिए गए किसी भी यानी कॉन्फिडेंशियल सूचना को वो क्या नहीं करेगा, वो खुलासा नहीं करेगा, उसको रिवील नहीं करेगा, उससे संबंधित बताया गया ए में। तो बाकी और ऑप्शन देख देते हैं, नॉट टू अपेयर ऑन द बिहाफ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हुज एग्जीक्यूटिव कमिटी इज मेंबर, यानी कि वो न्यायालय के समक्ष अपेयर नहीं होगा जिस एग्जीक्यूटिव कमिटी या कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो खुद एक सदस्य के तौर पर है, तो वो कोर्ट में उस मामले में पैरवी नहीं करेगा, और वो उस कोर्ट में भी अपेयर नहीं होगा जहाँ पर ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी में काम करने वाले व्यक्ति उसके नज़दीकी हैं, और वो उस समय भी नहीं आएगा जिसमें to conduct himself with the dignity and presentation of case before a court and otherwise acting before the court, तो इसका आंसर डेट इज ए है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूल्स ऑफ द चैप्टर नंबर 2 द पार्ट 6 ऑफ द बार काउंसिल रूल्स, देखिए मैं आपको बता दूं कि आप ना ये बार काउंसिल के रूल्स की जो मतलब वो लेके जाना, पेजेस को डाउनलोड मतलब पेजेस को मतलब प्रिंट करके लेके जाना, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कम 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि जो बार काउंसिल की एक्ट के अलावा यानी एडवोकेट एक्ट 1961 के अलावा आपको बेर एक्ट के जो रूल्स होते हैं, सॉरी बार काउंसिल के जो रूल्स होते हैं उसकी भी एक कॉपी अपने साथ लेके जाना है, जो रूल्स बुक होती है उसको लेके जा सकते हो। जो 33 का जो आंसर है एंड डेट इज़ ए, रूल नंबर 25, जिसमें बताया गया है कि इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टू रेस्पेक्ट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द क्लाइंट, अगर उसे क्लाइंट द्वारा कोई पैसा मिला है तो उसका दुरुपयोग ना करें, उसका इस्तेमाल उन चीज़ों के लिए करें जिस चीज़ के लिए उस क्लाइंट ने दिया है उससे पैसे। नेक्स्ट, 34 की बात करते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द CRPC प्रोविजंस रिलेटिंग टू द पुलिस रिपोर्ट इज गिवन, 34 का जो आंसर है दैट इज़ ए, 173 टू फर्स्ट। इसमें यह होता है कि as soon as the completed
यानी कि जितने जल्दी क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज होता है, जब वो पुलिस रिपोर्ट को जब बनाता है, तो जितना जल्दी वो पुलिस रिपोर्ट को बनाता है, उसके जो पुलिस थाने का जो इंचार्ज अधिकारी होता है, उस रिपोर्ट को तुरंत मजिस्ट्रेट के पास लेके जाता है, जो अपराध को संज्ञान करने के लिए जो उस अपराध को संज्ञान करने के लिए सक्षम होता है। 177 में क्या बताया गया? 177 में बताया गया कि व्हाट वेयर इज द ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी इन ट्रायल। पिछली बार भी आ रखा, इस बार भी आ रखा। देखिए ऑप्शन के चेंज करके देते हैं AIB, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरे की बात करते हैं 174 टू फर्स्ट सुसाइड रिपोर्ट जो होता है, पुलिस के द्वारा इंक्वायरी करने के बाद जो सुसाइड रिपोर्ट को बनाया जाता है, उसमें जो पुलिस ऑफिसर जो होता है उसमें साइन करता है, उसके बाद उस साइन को रिपोर्ट बना करके SDM या DM साहब को दे देता है। 175 में बताया गया है पावर टू समन पर्सनस, ये कौन सी शर्त होती है? नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द CRPC डील्स विद एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बताता है? तो 35 का जो आंसर है डेट इज बी 438। 438 में ये होता है, इसमें लिखा गया डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू द पर्सन जिसको ये लगता है कि उसको मतलब गिरफ्तार किया जाने की संभावना है। तो डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 438 इसको हम कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं। इस पर 437 में ये है कि इसमें ये लिखा गया है कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं उसमें बेल दिया भी जा सकता है, तो किस आधार पर दिया जा सकता है? 437 में बताया गया। 439 में लिखा गया कि हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के पास बेल से संबंधित कोई स्पेशल पावर्स होते हैं, 439 में लिखा गया, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द कैंसिलेशन ऑफ बेल एंड बॉन्ड इज गिवन अंडर है 36 का जो आंसर है, एंड दैट इज फर्स्ट, यस दैट इज फर्स्ट, दैट इज 446A। इसमें लिखा गया कैंसिलेशन ऑफ बेल एंड बॉन्ड। 446 में लिखा गया प्रोसीजर व्हेन बॉन्ड हैज़ बिन, इसको जब 45 यानी कि इसको जब्त कर लिया जाता है तो उसके संबंध में 446 बताता है। 447 में क्या बताया गया कि प्रोसीजर व्हेन सॉल्वेंसी, यानी कि इसमें क्या होता है कि श्योरिटी की, यानी कि जो कि श्योरिटी होता है उसकी डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, और उस या फिर किसी व्यक्ति के जो बॉन्ड होता है वो जब्त हो जाता है। यानी कि अगर कोई अपराधी किसी को अगर कन्विक्ट किया जाता है और वो जेल में होता है, अगर वो उसको जेल से छुड़वाता है, तो जो व्यक्ति उसको सिक्योरिटी देता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, या वो मर जाता है क्या प्रक्रिया होगी, क्या उसकी बॉन्ड जब्त हो जाता है, तब क्या 447 में बताया गया। 450 में बताया गया है पावर टू डायरेक्ट लेवी ऑफ अमाउंट ड्यूड ऑन द सर्टेन रिकॉर्डिंग्स, इसमें बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू डाउरी इज गिवन अंडर, जो 37 का जो आंसर है डेट इज A 304 रुपये ऑफ IPC, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज डिजाइंड टू कर्व इन्फेंटिसाइड, यानी कि नवजात शिशु की मृत्यु को रोकने के लिए इनमें से कौन कौन से वो दिए गए? तो 38 का जो आंसर है डेट इज D 315। 315 में लिखा गया कि इस प्रकार कोई भी कार्य करना जिससे कारण कि बच्चे को जीवित होने से या जीवित रहने से उसको रोकना, या जब वो उसके या फिर उसको जन्म देने के तुरंत बाद मारना, कुछ इस प्रकार का कोई भी कार्य करना 315 में बताया गया। 317 में ये बताया गया है कि यानी कि किसी बच्चे को जिसकी उम्र 12 साल या उसके अंडर है, तो उसको मतलब कहीं किसी भीड़भाड़ इलाके में छोड़ देना, उसको त्याग देना, जो और या तो पेरेंट्स के द्वारा त्याग नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उसकी रक्षा करता है, उसके बारे में बताया गया। 313 में बताया गया है, इसमें लिखा गया कि महिलाओं की सहमति के बिना उसके मिसकैरेज करना यानी गर्भपात कराना, उसके बारे में 313 में बताया गया है। और 318 में बताया गया है कि किसी जन्म को छिपाना, यानी कि उसको डिस्क्लोज ना करना, और उस व्यक्ति की यानी कि जो बच्चे का जन्म हो रखा उसको डिस्पोज करना, इससे संबंधित मामला है। नेक्स्ट, विच ऑर्डर हैज़ बीन स्पेशली इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनर्स एंड अनसाउंड माइंड? तो 39 का जो आंसर है डेट इज B 32। 32 में बताया गया है कि सूट्स बाय और अगेंस्ट माइनर्स ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि जितने भी माइनर्स होते हैं, माइनर यानी जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, यानी अनसाउंड माइंड यानी पागल टाइप के व्यक्ति है, जिनको मिर्गी इस प्रकार के रोग हैं, उनसे संबंधित उनके खिलाफ अगर मुकदमे होता है या उसके विरुद्ध या तो उनके द्वारा किया जाए तो उनके विरुद्ध उनके संबंधित ऑर्डर नंबर 32 में आता है। आपको मैं बताते चलूँ कि आपको ऑर्डर्स को पूरा मतलब आपको मेमोराइज होना चाहिए, और जब आप बैरेक्ट लेके जाएंगे तो आप बेसिकली इसकी फोटो स्टेट करके लेके जा सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो बैरेक्ट लेके जा रहे हो। उसके बाद एक ही बात करते ऑर्डर 30 में बताया गया सूट्स बायर अगेंस्ट द ट्रस्टीज़, यानी कि जो ट्रस्टीज़ होते हैं, यानी कि न्यासी या एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव के खिलाफ, उनके बारे में 31 में बताया गया है। सी की बात करते हैं 33 की, यानी कि इसमें अकिंचन गरीब व्यक्ति के बारे में बताया गया जिसकी संपत्ति 2000 रुपये भी नहीं है।
उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद डी की बात करते हैं 34 में, इसमें बताया गया है कि इमोबल प्रॉपर्टी जो कि मॉर्गेज से संबंधित है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, विच ऑर्डर ऑफ द CPC ले डाउन जनरल रूल्स गवर्निंग प्लीडिंग इन अ कोर्ट। 40 की हम बात करते हैं, डेट इज इसका जो आंसर है पहला वाला, डेट ऑर्डर नंबर 6। ऑर्डर नंबर 6 में बताया गया कि प्लीडिंग्स की क्या है, जैसे इसमें कि ये बताया गया है कि प्लीडिंग्स जनरली इसको हम कहते हैं ऑर्डर 6 को। इसमें यानी कि प्लीडिंग्स जो होते हैं उनमें कौन कौन से नियम्स होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। जैसे कि उसमें हमने पढ़ा था, जैसे हम स्कूल टाइम कॉलेज टाइम पे ही पढ़ा था। देखिए इसमें केवल आप फैक्ट्स बताएंगे, इसमें एविडेंस नहीं बताओगे, आप केवल कौन सा फॉर्म में बताओगे। इसमें इसमें एविडेंस नहीं लिखोगे, आप केवल फैक्ट्स के बारे में लिखोगे। इसमें अननेसेसरी फैक्ट नहीं लिखोगे, केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखोगे, कंसाइज लिखोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 7 की हम बात करते हैं तो इसमें कहते हैं प्लेंट्स के बारे में बताया गया है। और 8 जो होता है उसमें बताया गया है आपके सेट ऑफ या फिर रिटर्न स्टेटमेंट, सॉरी रिटर्न स्टेटमेंट, सेट ऑफ या फिर काउंटर क्लेम्स के बारे में बताया गया है। और फिर हम 9 की बात करते हैं, ऑर्डर नंबर 9 की। इसमें बताया गया है कि पक्षकारों की अपीयरेंस या फिर अगर वो नहीं आते तो उससे क्या परिणाम होंगे, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके जाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। और इसीलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करके जाएं। मैंने सारे जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, 6 तक मैंने डाल दिए, आप लोग जाएँ इसको और मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवाइज करें।